नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक भारी भरकम आईपीओ की। 15,500 करोड़ रुपया मार्केट से ये रेज़ करने वाली है और ये जो आईपीओ आ रहा है ये एक भारी भरकम कॉरपोरेट ग्रुप की तरफ से आ रहा है। कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल और ये जो शेयर है ये लगभग जो इनका ग्रे मार्केट या ये कहूँ अनलिस्टेड मार्केट में रेट था अभी कुछ समय पहले, वो लगभग 1100 साढ़े 1100 रुपये था। और जो बड़े समझदार लोग थे उन्होंने प्रेम से हमारे रिटेल इन्वेस्टर को ये हाइप टाटा कैपिटल एनएससी और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह के जो शेयर्स की हाइप थी, बड़े प्यार से माल उनको टिकाया है। और जब अब इसका आईपीओ का प्राइस बैंड खुला है तो अपर प्राइस बैंड पर ये 326 रुपये पे अवेलेबल है। तो क्या कंपनी जो है नासमझ है जो शेयर इशू कर रही है, या हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है जिन्होंने ग्रे मार्केट में शेयर को लिया है वो ज़्यादा समझदार हैं? आज की वीडियो में जानेंगे क्या ये शेयर इतना डिस्काउंट लायक है, क्या ये शेयर अंडर वैल्यूड है और शेयर की एक रीज़नेबल वैल्यूएशन फंडामेंटल के हिसाब से क्या होनी चाहिए। तो हमेशा की तरह पहले कंपनी के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, कंपनी की जो स्थापना है ये 1991 में हुई। उस समय इसका नाम प्राइमल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल लिमिटेड हुआ करता था। 2007 में कंपनी ने अपना लैंडिंग बिजनेस शुरू किया और उस समय इसका नाम बदलकर टाटा कैपिटल कर दिया गया। और ये टाटा कैपिटल नाम करने का मतलब ये था कि भाई ये प्राइमल जो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड है इसको कोई जानता नहीं था, टाटा के ब्रांड इक्विटी इसके पीछे होती नहीं थी, तो जो बिजनेस प्रोक्योर करने में आदमी को दिक्कत आती थी। तो इसलिए इन लोगों ने अपना इस प्राइमल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा कैपिटल कर दिया। उसके बाद काफ़ी सारी रीस्ट्रक्चरिंग इस कंपनी में हुई। कुछ इनकी सब्सिडरी थी, उसमें इन्होंने अपनी सब्सिडीज़ को अपने में मर्ज कर लिया। कई बार कोई बिजनेस है उन्होंने निकाल के किसी दूसरी एनबीएफसी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो खैर बहुत सारे मर्जर बहुत सारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो इस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है जो टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, एक टाटा मोटर्स की एक आर्म थी, फाइनेंस आर्म थी। तो वो एक्चुअली उनको इन्होंने अपने में मर्ज किया और उसी मर्जर पर जो इनका वैल्यूएशन का एनालिसिस है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मर्जर से इस पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये जो मर्जर हुआ ये 1 अप्रैल 2024 से इफ़ेक्टिव हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से वो जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल यानी टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड के जो फाइनेंशियल्स हैं वो टाटा कैपिटल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऐड करके पढ़े जाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर ये आईपीओ आने का कारण क्या है। तो जैसे एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था, वो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से के आईपीओ के समय बनाया था। उसमें हमने ये कहा था कि वो भी जो है एक अपर लेयर एनबीएफसी है। अपर लेयर एनबीएफसी का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी, यानी कि ये जितने भी फाइनेंस कंपनीज होती हैं या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते रहते हैं। तो होता क्या है कि एक अगर डूबता है तो उसकी जो उधारी है वो दूसरे की तरफ होती है, दूसरे के पास होती है। तो उस उधार ये डूब गया तो सामने वाले की उधारी में भी लॉस आया तो उसके भी डूबने के चांसेस हो जाते हैं। मान लीजिए वो भी डूब गया तो तीसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डूबने के चांसेस हो जाते हैं। तो पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसको डूबने का खतरा रहता है। इसलिए जो आरबीआई है, जो हमारा रेगुलेटर है, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर नियंत्रण करता है, वो ये कहता है अगर आपको मैंने कैटेगराइज कर दिया अपर लेयर एनबीएफसी में तो आपको लिस्टिंग आवश्यक हो जाएगी। अब ये लिस्टिंग आवश्यक होने का क्या मतलब होता है, लिस्टिंग आवश्यक होने से फ़ायदा क्या होता है? तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि 2 रेगुलेटर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करवाओगे तो एक तो सेबी की नज़र रहेगी, दूसरी चीज़ ये है कि आरबीआई की नज़र तो रहेगी क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा कारण क्या होता है कि इनको रेगुलरली पब्लिक में अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो क्वार्टरली थे वो तो देने ही पड़ते हैं। फिर जो भी इनके मटेरियल डेवलपमेंट्स होते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इनके इश्यूज़ अगर कंपनी में होते हैं उसके बारे में भी डिस्क्लोज़र देना पड़ता है। तो पब्लिक क्या है लगातार अलर्ट रहती है और जो एजेंसीज़ होती हैं, रेगुलेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, उनको भी पता लगता रहता है। तीसरी चीज़ क्या है, इतने सारे एनालिस्ट होते हैं वो बीच बीच में लगे रहते हैं। तो हर चीज़ का बेसिकली पूरा जो आरबीआई का ये मैंडेट है कि भाई आप लिस्टिंग करो, इसका मतलब ये है कि कोई भी इनमें अंतर
अंदर खाने कुछ ऐसी बात नहीं हो जाए जिससे अचानक से आरबीआई को पता लगे और वो उस समय कोई रेमेडियल मेजर नहीं ले सके। तो इस कारण से बेसिकली आरबीआई लिस्टिंग करने के लिए बोलता है। अब ये जो इशू आ रहा है ये इसमें ऑफर फॉर सेल है और साथ ही साथ नई इक्विटी भी इशू हो रही है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसमें टाटा सन्स हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं और नया इशू कंपनी जो है वो नया शेयर भी इशू कर रही है। अब ये जो नए शेयर जो ऑफर फॉर सेल है उसमें तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास पैसा चला जाएगा, लेकिन जो नए शेयर इशू करेंगे उसका पैसा कंपनी में आएगा। अब ये कंपनी इसका क्या करेगी, तो कंपनी अपने टियर 1 कैपिटल को ऑगमेंट करेगी। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि देखिए होता क्या है कि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं ना, वो पब्लिक की जो डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो पब्लिक की जो पैसा होता है ना वहाँ से बेसिकली लोन, ज़्यादा से ज़्यादा लोन वहाँ से आता है। तो होता क्या है कि कोई भी पब्लिक जो होती है ना उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए, कोई भी डिपॉजिटर होता है उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि टियर बना रखे हैं। टियर का मतलब ये है कि जो पहला टियर है वो ये है कि शेयर होल्डर जो है वो रिस्क लेने वाला आदमी भी, उसने इसमें पैसा लगाया। अब कंपनी फ़ायदा करेगी तो शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, अगर कंपनी नुकसान करेगी तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा। तो उसको टियर 1 कैपिटल बोलते हैं। तो होता ये है कि अगर किसी कारण से कंपनी ने अगर लोन दिया और वो लोन वापस नहीं आता है तो बेसिकली जो टियर 1 होती है कैपिटल, वो शेयर होल्डर और रिजर्व से बनी हुई कैपिटल होती है। तो वहाँ से जो लॉस आता है ना, सबसे पहले आपका पैसा जो है वो वहाँ से माइनस होता है, यानी शेयर होल्डर्स को लॉस लगता है। आपके कोई डिपॉजिटर हुआ या और तरीके के जो बॉन्ड्स आपने इशू कर रखे हैं या किसी अन्य बैंक को आपने कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आपने ले रखे हैं, उसको नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर उसको नुकसान हो गया तो नुकसान होने पर होता क्या है कि उसके ऊपर जिसको वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट जिससे लिया है आपने, उसको भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं अगर वो ये कंपनी डूबने लगती है। तो टियर 1 का सिंपल से मतलब ये है कि ऐसा पैसा जिसमें अगर किसी से आपने उधार ले रखा है उस पर हिट नहीं आता, पहले उस पर हिट नहीं आएगा, पहले टियर 1 वाले पे आएगा, नहीं शेयर होल्डर्स और रिजर्व जो आपके पास पड़े हुए ना उस पर हिट आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि टियर 1 जो अपनी कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जितनी ज़्यादा वो कैपिटल होगी उतनी ज़्यादा आपकी हिट लेने की, लॉस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो रीज़न तो ये हुआ। अब ऑफर जो साइज़ है वो 15,512 करोड़ का है, मतलब टोटल अमाउंट इतना रेज करेगी टाटा कैपिटल, उसमें से 8,666 करोड़ जो है ये तो जो है ऑफर फॉर सेल है और 6,846 करोड़ 6,846 करोड़ जो है ये टियर 1 कैपिटल को ऑगमेंट करेगी या उसको इंक्रीज़ करेगी। अब बात कर लेते हैं इनके बिजनेस की। तो इनके 2 बिजनेस हैं, इसमें एक लैंडिंग का बिजनेस है, एक नॉन लैंडिंग का बिजनेस है, मतलब एक उधार देने का बिजनेस है और एक उधार नहीं देने का बिजनेस है। तो जो उधार नहीं देते हैं उसमें ये सर्विस कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये दूसरी कंपनीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, दूसरी कंपनीज़ के क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस बेचते हैं और वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। और कुछ इन्होंने ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी ये चलाते हैं। तो वहाँ से जो इनकी फ़ीस आती है बेसिकली वो इनका रेवेन्यू का सोर्स है। तो वो जो नॉन लैंडिंग बिजनेस है ना, इसका 2.5% या 2.5% ही है, इसलिए जो लैंडिंग बिजनेस है वो 97.5% है। तो आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा फोकस आपको लैंडिंग बिजनेस के ऊपर करना है इस कंपनी को एनालाइज करते समय। अब लैंडिंग में भी ये रिटेल को करते हैं या कॉर्पोरेट को करते हैं। तो जो रिटेल को ये करते हैं ये 61% करते हैं। जो एसएमई है, जो छोटे उद्योग जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, उनको ये 26% लोन देते हैं और इनके जो लोन का 12.5% 12.5% ये बड़ी कंपनीज़ को, लार्ज कंपनीज़ को देते हैं। और रिटेल लोन्स में ये जो जितनी तरीके की जो रिटेल वाले लोन्स होते हैं आपके, चाहे होम से रिलेटेड हुआ, चाहे व्हीकल से रिलेटेड हुआ, चाहे पर्सनल लोन से रिलेटेड हुआ, तो इस तरीके के ये देते हैं। और जो एसएमई वगैरह हुआ उसमें ट्रेड फाइनेंस हुआ और इस तरीके के जो बिजनेस लोन्स जितने भी हुए ना, वो सारे लोन्स ये अपने ये एसएमई और कॉर्पोरेट में देते हैं। अब इनकी लोन बुक की बात करूं, मतलब लोन बुक का मतलब ये कि इन्होंने अभी तक कितने लोन टोटल दे रखे हैं। तो इन्होंने लगभग 2.3 लाख करोड़
2.3 लाख करोड़ के लोन इन्होंने बांट रखे हैं और इस लोन्स बुक की साइज़ के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। सबसे बड़ी एनबीएफसी जैसे शायद आप जानते ही होंगे वो है बजाज फाइनेंस। उसका जो टोटल लोन का साइज़ है, जितने लोन उन्होंने बांट रखे हैं, तो वो 4.4 लाख करोड़ का है। जो सेकंड नंबर पे आती है वो श्रीराम फाइनेंस है, उसके 2.7 लाख करोड़ के उन्होंने लोन बांट रखे हैं। अब लोन में भी अब देखिए, जब भी एनबीएफसी या बैंक में किसी भी इस तरह की एनबीएफसी या बैंक से रिलेटेड कंपनी का आप अगर एनालाइज करें उसको, तो हमेशा एक चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो ये है कि आखिरकार ये पैसा किनको देते हैं और उनसे पैसा वापस आने के चांसेस कितने और कितना एक्चुअली पैसा इनको वापस आ रहा है या कितना इनको पैसा वापस नहीं आ रहा है। ये जो सबसे पहले आप एनालिसिस के सेंटर में आपको ये चीज़ रखनी है। बाकी तो जितनी भी है आरओई और ये सब बाद की बातें हैं। पहले आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि किनको इन्होंने दिया और किस तरीके से अपने ये पैसा सिक्योर कर रहे हैं, मतलब उधार इनका वापस आ जाए ब्याज सहित, और साथ ही साथ जो है इनके एग्जैक्टली या एक्चुअली कितने इनके लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पे नहीं कर पा रहे। अब इसमें से ये जितनी 2.3 लाख करोड़ की इनकी लोन बुक है, उसमें से 20% जो लोन है ना वो अनसिक्योर्ड का मतलब कोई कोलेटरल ही नहीं, कोलेटरल का मतलब कोई चीज़ गिरवी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए गोल्ड लोन कंपनी, उनके पास तो सोना होता है, अगर आपने नहीं दिया तो वो सोने को बेच देंगे, और सोना आप जानते हैं बिल्कुल ही आप हॉट कमोडिटी है, कभी भी वो जो सोना है उसके आपको बाज़ार में दाम मिल जाएंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा इशू वाला काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने 20% अनसिक्योर्ड लैंडिंग कर रखी है, इससे ये होता है कि अगर वो पैसा किसी कारण से वापस नहीं आया तो आपको इशू आ सकता है। और इसके ये जो है ये क्यों फिर ये 20% वाला जो अनसिक्योर करते हैं, इसका कारण ये है जो सिक्योर लैंडिंग होती है जिसमें कोई गिरवी रखता है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं वो एक्चुअली कम होती है। भाई मैंने आपको गिरवी रख दी ना, अब आप मेरे से इतना हाई रेट क्यों चार्ज करोगे। तो अनसिक्योर्ड जो लैंडिंग होती है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है पार्टी से, सामने वाली पार्टी से, वो ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा पैसा ज़्यादा इनकी यील्ड आए यानी ज़्यादा इंटरेस्ट इनको मिले, इसके चक्कर में ये जो कंपनीज़ हैं ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग करती है, लेकिन ये रिस्की भी है। तो 20% इनका जो पोर्टफोलियो है यानी लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड है। अब बात करते हैं टाटा कैपिटल में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के मर्जर की बात। तो देखिए टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड है, उसमें उसको 2024 FY 2024 में 52 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अगले साल यानी FY 25 में उस कंपनी का लॉस यानी टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड का लॉस 181 करोड़ का हो गया। और जो ग्रॉस NPA थे यानी जितना पैसा वापस नहीं आया FY 25 में, वो टोटल लोन का 7% था, और जबकि टाटा कैपिटल जो है उसका केवल 1.5% था। तो एक ख़राब लोन बुक थी, एक अच्छी लोन बुक थी, दोनों को आपने मिला दिया और मिला के ही आपकी परफॉर्मेंस जज की जा रही है। तो होगा क्या कि जो टाटा कैपिटल की जो पोस्ट मर्जर जो लोन बुक रही और जितने ग्रॉस NPAs रहे वो एक्चुअली ख़राब हो गए और उसकी शक्ल बिगड़ गई। तो इनके जो परफॉर्मेंस है पोस्ट मर्जर, जो इनका ROA है रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब ये है कि जो टोटल लोन मैंने बांट रखा है, सरल शब्दों में बता रहा हूँ, जो टोटल मैंने बांट रखा है उसके ऊपर कितना % मुझे रिटर्न आ रहा है। मान लीजिए मेरी 100 रुपये की लोन मैंने 100 रुपये दिया हुआ है, तो अगर 4% अगर मेरा ROA है, इसका मतलब 100 रुपये पे मैं 4 रुपये कमा रहा हूँ। तो ये 2,30,000 करोड़ का जो इनके लोन बुक है उसमें आप ये समझ लीजिए इनका जो ROA है वो केवल 1.8% है। बजाज फाइनेंस का जो ROA है वो 4.6% है, इनका 1.8% है, बजाज फाइनेंस का 4.6% है, और जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ROA है वो 2.2% है। इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1.6% है। 1.6% क्रेडिट कॉस्ट का मतलब ये कि 1.6% इन्होंने प्रोविज़न या राइट ऑफ्स प्रोवाइड कर दिए टोटल लोन बुक के साथ में, यानी जितनी लोन बुक थी उसका 1.6% इनके, या तो इन्होंने उसको मान लिया कि भाई ये मेरा लॉस लग गया क्योंकि लोन वापस नहीं आया, या आने की संभावना नहीं आने की संभावना देखते हुए उसमें मैंने प्रोविज़न कर दिया, इतना पैसा मैंने अलग रख दिया कि ये पैसा मेरा कभी भी डूब सकता है। अब क्या है कि Q1 FY 26 में हालत और भी ख़राब हो गई कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट यानी कि
FY25 में जो इनके क्रेडिट कॉस्ट 1.6% थी, यानी कि जितने भी प्रोविजंस और लॉस के लिए लॉस इनको हो गया वो केवल 1.6% था। वो Q1 FY26 में जब रिजल्ट आए वो बढ़कर 1.8% हो गया, ये और भी ख़राब हो गया। अब प्राइस टू बुक की मैं बात करूं तो देखिए, हमेशा फाइनेंशियल जो जितनी भी फाइनेंस कंपनीज होती हैं या जो बैंक्स होते हैं, उनका वैल्यूएशन हम मेन जो मीट्रिक है वो प्राइस टू बुक है। अब प्राइस टू बुक का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप किसी डब्बे में 100 रुपये का नोट रख के, कागज़ का डब्बा है, उसमें अगर आप 100 रुपये का नोट रख के चलें तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो डिब्बे को मैं कम से कम 100 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि इसमें 100 रुपये का नोट है। तो उसकी प्राइस टू बुक, उस डिब्बे की जो बॉक्स जो है उसकी प्राइस टू बुक है, अंदर से रखा हुआ 100 रुपया, और जो प्राइस आप दे रहे हो वो 100 रुपये के, मिनिमम 100 रुपये तो देंगे ही, आपको देना ही पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू है, प्राइस टू बुक है 1। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि भाई ये तो जो है 100 रुपये, इसमें ऐसा चमत्कार है कि ये तो अपने आप बढ़ता ही है कि इसको रख भी दूं मैं कहीं भी, तिजोरी में ले जाके रख दूं तो ये बढ़ता रहता है। तो आप ये सोचेंगे यार इसकी प्राइस टू बुक में कितनी दूँ, हो सकता है आप 2 दे दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना असेसमेंट इस बात को करते हैं कि ये 100 रुपये इस बॉक्स में या इस कागज़ के डिब्बे में रखा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप उसकी प्राइस टू बुक 2 दे सकते हैं, यानी 200 रुपये का दाम लगा सकते हैं। हो सकता है आप 300 रुपये का दाम लगा दें, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं इसको घर ला के रख दूंगा और 10 साल तक रखूँगा तो ये 300 रुपये मैंने लगाए, हो सकते हैं इसके 1000 रुपये हो जाए। तो बेसिकली ये मोटा एक उदाहरण से, मैंने सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश की कि आखिर प्राइस टू बुक बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो प्राइस टू बुक है इनकी 3.4 है, ठीक है, और बजाज फाइनेंस की 6.1 है, क्योंकि बजाज फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, इसलिए लोग उसकी प्राइस टू बुक ज़्यादा देते हैं, बाजार उसका प्राइस टू बुक ज़्यादा देता है। इसी तरीके से जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है उसकी भी जो प्राइस टू बुक है वो 3.4 है। अब इनकी भी 3.4, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की प्राइस टू बुक भी 3.4। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3.4 अगर मतलब जो इसकी बुक वैल्यू है उसका अगर 3 गुना 3.5 गुना मैं दे रहा हूँ, तो क्या इसके भविष्य में अच्छी परफॉर्मेंस की संभावना है? क्योंकि जैसे हमने उदाहरण में देखा कि भाई अच्छी संभावना होगी उस पैसे की, उस 100 रुपये का जो नोट की एग्जाम्पल हमने दिया, अगर उसके अच्छे बढ़ने की संभावना होगी तो मैं उसके ऑफकोर्स ज़्यादा दाम देने वाला हूँ। अब देखिए आप, जो टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड के जो लोन्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली जो है उसकी अकाउंटिंग की गई थी, यानी कि मान लीजिए कोई पैसा नहीं भी आया तो उसको उन्होंने बहुत जल्दी NPA नहीं किया है। जबकि ये जो टाटा कैपिटल है ये अपने जो लोन्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करता है या उनको कंजर्वेटिवली उसकी अकाउंटिंग करता है। यानी कि अगर मान लीजिए 90 दिन का पीरियड हो कि 90 दिन पे अगर मेरा पैसा नहीं आया तो मैं इसको NPA मानूंगा, तो ये हो सकता है ये 80 डेज़ या 85 डेज़ में ही उसको NPA कर दें, तो ज़्यादा कंजर्वेटिव ये हैं। तो जब इनकी बुक अभी एडजस्ट पूरी नहीं हुई है टाटा मोटर फाइनेंस की और टाटा कैपिटल की पूरी बुक पूरी एडजस्ट नहीं हुई है, पूरी एक दूसरे में समाहित नहीं हुई है, जब जैसे जैसे टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के लोन वापस आएंगे वैसे वैसे वो लोन जो है ना वो और एग्रेसिवली या वो और कंजर्वेटिवली उसको वो अकाउंटिंग की जाएगी, तो उसमें चांसेस इस बात के हैं कि इनके जो NPAs है ना वो बढ़ें। दूसरी बात ये, कंपनी का ये कहना है या कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स पे इनका फोकस है, पैसेंजर व्हीकल, माइक्रो लोन और जो इस तरह के जो हाई यील्ड लोन जो इनके हैं ना जिसमें ज़्यादा पैसा इनको मिलता है, ज़्यादा यील्ड इनकी मिलती है, तो उन पे इस मैनेजमेंट का फोकस है। अब है क्या, आपने कह तो दिया, तो हाई यील्ड के साथ हाई रिस्क आता है। दूसरी बात ये कि आप कब एग्जीक्यूट करोगे लोन बुक, ये तो है नहीं कि एक दिन में आपकी बन जाती है कि भाई 2 महीने में 3 महीने में आपने एक बटन दबाया और आपकी लोन बुक इंक्रीज़ हो गई, तो लोन में तो टाइम लगता है। तो कैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं अपनी लोन बुक को, कैसे ये आगे अपने इन क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और कैसे इनका पैसा वापस आता है, लॉन्ग टर्म काम है ये। फिर रेट कट जो है, बाज़ार में रेट कट है तो इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी कम होने की चांसेस है। लेकिन क्या है, देखिए इन्होंने जो बोरोइंग कर रखी है ना, तो फ्लोटिंग रेट पे बोरोइंग जो है ना वो केवल 45%
इनके टोटल अमाउंट की 45% है, बाकी फिक्स रेट पर है। और जो इन्होंने लोन दे रखे हैं वो 64% फ्लोटिंग रेट पर है, यानी कि अगर रेट कट होता है तो इनकी बोरोइंग कॉस्ट जो है ना वो केवल 45% जो इन्होंने पैसा ले रखा है ना उस पर कम होगी, लेकिन जो उन्होंने लैंडिंग कर रखी है ना वो 64% पे कर रखी है, यानी वो अचानक से नीचे हो जाएगी, 64% लोन इनके नीचे हो जाएंगे। तो इनको रेट कट से भी बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो समराइज करूं तो बात ये है कि कोई बहुत ज़्यादा इनके आरओई इंप्रूव होने के चांसेस मुझे नियर टर्म में नज़र नहीं आ रहे, और साथ ही साथ इनके कोई एनपीएस भी ऐसा नहीं है कि कम हो जाएंगे, और इनकी परफॉर्मेंस में आने में भी टाइम लगेगा। तो क्या है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है जो आईपीओ में लेने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना इसका ग्रे मार्केट का 5-7-10 रुपये का प्रीमियम है वो भी शायद लिस्टिंग के टाइम हो सकता है डिस्काउंट पे लिस्टिंग हो जाए, और हो सकता है कोई फ्लैट लिस्टिंग हो। आप लेने खरीदने की जल्दी कुछ मत कीजिएगा, आप तसल्ली से इसकी परफॉर्मेंस देखिए। और जैसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आईपीओ प्राइस के डिस्काउंट पे मिलता है, ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर भी आपको बहुत आसानी से जो आईपीओ प्राइस है 326 रुपये उससे नीचे डिस्काउंट पे मिलेगा। अब अगर इसकी कहीं भी रेट 250 रुपये के आसपास आए नहीं आए मैं कह नहीं सकता, मतलब 2-2.25 की अगर बुक कहीं आपको मिलती है तो 2 एक रीज़नेबल लेवल होगा जहाँ पर आप लेकर इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रख सकते हैं। इमीडिएट इसमें कोई गेन होने वाला नहीं है, अगर आप इमीडिएट गेन की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।